जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। अगर आपको मेरी आवाज़, तस्वीर और स्क्रीन तीनों चीज़ें आ रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। बताने का तरीका ये होगा कि आपको यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है इस पे कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ बना हुआ आ रहा होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके मुझे टाइप करके बता देना है कि आपको मेरी आवाज़, तस्वीर और स्क्रीन तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अल्टरनेटिवली आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। हैंड रेज़ करने के लिए हाथ बना हुआ है, आप वो क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज़ हो जाएगा। ज़बरदस्त, चलें जी, आपने बता दिया एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो फिर हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज जिनका कल रिज़ल्ट आया और उन लोगों ने अपना पीआरसी क्लियर किया है, आप सब लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद। और आई एम श्योर कि आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि कैफ को किस तरीके से तैयार किया जाए, किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। और कैफ के मुतालिक आपके ज़हन में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, जिनको डिस्कस करने के लिए मैं हर महीने एक सेशन करता होता हूँ। हर दफ़ा एक लाइव सेशन होता है। इस दफ़ा रमज़ान की बरकतों के हवाले से बात करते हुए हम लोगों ने ये सेशन लेट रखा है, वरना 4-5 बजे के आस-पास हम लोग ये सेशन करते होते हैं रिज़ल्ट के दूसरे दिन। तो अब समझ लीजिए कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। बच्चे भी पूछते हैं कि सर आप बताएँ वो सेशन कब करेंगे जिसमें आप हमें कैफ के हवाले से बताते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर। तो फिर मैं हर दफ़ा ही बहुत रेगुलरली ये सेशन करता होता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को कैफ के बारे में जो सारी बातें पता होनी चाहिए, जो चीज़ें उनके ज़हन में आती हैं, जिनके क्वेश्चंस उनके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जाए एक दफ़ा, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, जिस पर्सपेक्टिव के बेसिस के ऊपर आप अपना कैफ जो है उसको स्टार्ट कर सकें। आप लोगों के ज़हन में आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे। उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस सेशन में दूँगा। लेकिन क्योंकि आपके ज़हन में कुछ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए पहले मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को सारी बातें बता दूँगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है कि आप लोग टाइप करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो वन बाय वन इस सेशन की चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक हल्का-फुल्का सा इंट्रोडक्शन। सारी चीज़ें पढ़ के नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ ये बताऊँगा कि राइट आफ्टर माय आर्टिकल्स उसके बाद फिर मेरी जितनी भी प्रोफ़ेशनल जर्नी है वो सारी की सारी सीए की फ़ील्ड और सीए के स्टूडेंट्स को ही सर्व करने के हवाले से कनेक्टेड है। और इसमें हमने डिफरेंट मोड्स में एजुकेशन के अंदर, पब्लिकेशंस के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, ऑनलाइन सर्विसेज़ के अंदर डिफरेंट जगहों पे मैं डिफरेंट मोड्स में और डिफरेंट मॉडल्स में और डिफरेंट रोल्स में सर्विस देता रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा। इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस सेशन में हम लोग सबसे पहले तो कैफ के बारे में ज़िक्र करेंगे कि कैफ होता क्या है? कैफ में कितने सब्जेक्ट्स हैं? उन सब्जेक्ट्स की नेचर क्या है? उनको हम क्यों पढ़ते हैं? उनकी हायरार्की क्या है? फिर हम ये देखेंगे कि उनको किस तरतीब से पढ़ना चाहिए, उनकी फिलॉसफी क्या है, किस तरीके से उनको लेकर चलना चाहिए। फिर एप्लीकेबल रूल्स के बारे में बात करेंगे कि कैफ में पेपर पास करने के हवाले से कौन-कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं आज की तारीख में, हम उनके ऊपर बात करेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने कैफ को प्लान कैसे करना है, कौन से पेपर्स पहले लेने हैं, कौन से पेपर्स बाद में लेने हैं, अगर फेलियर आ जाए खुदा ना खास्ता तो फिर क्या करना है। इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर तमाम बातें बहुत डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस की जाएँगी। फिर एक चीज़ है कि स्टूडेंट कैफ में क्यों फेल होते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे, आप लोग जा रहे हो कैफ के अंदर, आप लोग जा रहे हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे क्या नहीं करना, ठीक है? कौन-कौन सी गलतियाँ बच्चे करते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो आप वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे और आपको वो गलतियाँ दोहरानी भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये इस तरह की बातें कुछ हम करेंगे। फिर एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि भाई आपके क्वेश्चन्स होंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। जो आप पूछना चाहेंगे आप पूछ सकते हैं, पीआरसी के हवाले से, कैफ के हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं उसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो वन बाय वन शुरू करते हैं जी। आप लोगों ने पीआरसी क्लियर कर लिया है। पीआरसी के अंदर 5 पेपर्स होते हैं, पीआरसी 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 पेपर्स जो हैं, ये आप लोगों के सामने पीआरसी लेवल में, आपको पता है आपके जो लेवल्स होते हैं, पहले लेवल को पीआरसी कहते हैं, फिर दूसरे लेवल को कैफ कहते हैं, तीसरे को सीफैप कहते हैं और चौथे को एमएसए कहते हैं। इन सब लेवल्स में आपके पेपर्स डिवाइड होते हैं। आज जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि सीए की जो एजुकेशन है ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है और इसमें हर हर एस्पेक्ट को ज़हन में रखा जाता है, आपको हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको इन एरियाज़ के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एक एरिया है जनाब जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग।
ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी मुल्क में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए ये वाला कोर्स जो है ना ये डिजाइन किए गए हैं। तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं जी मैंने एफएससी करनी है प्री मेडिकल में, तो आपको मेडिकल के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स के कोर्सेज, केमिस्ट्री के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और आपको मैथ नहीं पढ़ाया जाता। इसी तरीके से यहाँ पे भी सीए के अंदर भी कुछ डिफरेंट एरियाज हैं, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन एस्पेक्ट्स में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एक जो बहुत बड़ा एरिया है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कहते हैं और दूसरा होता है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दो मेन अकाउंटिंग के एरियाज हैं जिन एरियाज में अलग अलग अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस भी हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो आईसीएमए करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चीजों को पढ़ते हैं, उनका बहुत ज्यादा कंसर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजों से नहीं होता। कुछ लोग मास्टर्स करते हैं लॉज के अंदर, लॉयर बन जाते हैं, तो वो सिर्फ लॉज के अंदर काम करते हैं। कुछ लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं, वो सिर्फ टैक्स में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एक खास फील्ड को पकड़ के उसके अंदर मास्टर्स कर लेते हैं। तो सीए के अंदर हम इन तमाम एरियाज के मास्टर बन जाते हैं और इन स्पेसिफिक एरियाज में मास्टर किए हुए लोगों से ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है। तो ये जनाब कुछ डिफरेंट टाइप के आप लोगों के एरियाज हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का एरिया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है, लॉज का एरिया है। आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड, आपको बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़ाए जाते हैं। टैक्सेशन का एरिया है, टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ऑडिटिंग का एरिया है। ऑडिटिंग वो चीज है जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाने जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑडिटिंग राइट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास हैं। और अलाइड सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं जो कि आपकी एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफेशनल एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, बिजनेस पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसके अलावा आपकी रिपोर्ट राइटिंग ठीक करने के लिए आपको आरडब्ल्यू का पेपर, बीसीआरडब्ल्यू का पेपर पढ़ाया जाता है। और एक और बड़ी मजे की एडिशन जो आप लोगों के पास है उसे हम हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं। तो आपको ये 7 डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। जब आप पीआरसी में थे तो आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर पढ़ाया गया था वो एफएआर यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के की साइड से था। ठीक है, यानी कि ये उस डायमेंशन में था। पीआरसी टू क्यूएम जो आपको पढ़ाया जाता था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डायमेंशन में था। कुछ आपको 3 अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ना आपको कोई ऑडिटिंग का पेपर पढ़ाया, ना लॉ का, ना टैक्स का, ना हैंड्स ऑन कोर्सेज। तो अब आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया, तो अब आप जाएंगे कैफ के अंदर। अब कैफ में जरा देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से डिवीजन की हुई है। 2 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, 2 पेपर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, 2 पेपर लॉज के। ठीक है, टैक्स का एक पेपर है, ऑडिट का एक पेपर, और हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं 2 जो आपने करने। तो इसका मतलब ये है कि जिस कैफ में आप जा रहे हैं इसमें 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, यानी कि टोटल 10 पेपर्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। 8 पेपर्स हैं, 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज है। अच्छा, अब पेपर में क्या फर्क है और हैंड्स ऑन कोर्सेज में क्या फर्क है अभी बताता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग की फील्ड आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आपकी सीफैप लेवल के ऊपर भी इन पांचों एरियाज का, 6 के 6 एरियाज का एक एक सब्जेक्ट उसमें भी है। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग के केस में आपके पास सीफैप 1 का पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में सीफैप 4 का पेपर है, लॉस के केस में सीफैप 2 का पेपर है। यानी कि देखें कि जब ये आप पेपर पढ़ लेंगे ना सीफैप के, तो ये आपके समझ लीजिए कि ये इतने एडवांस कोर्सेज हैं सीफैप के कि आप इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन करने वाले बंदे से ज्यादा आपको नॉलेज होगी और आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सिमिलरली फिर एमएसए के 2 पेपर्स होते हैं जो कि आपकी एक और अलग टाइप की रिगरस टेस्टिंग होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो आई कैप का ज्यादा फोकस इन 2 एरियाज में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लॉस, टैक्सेशन, ऑडिट और अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं ये थोड़े हैं और ये छोटे भी हैं, थ्योरेटिकल टाइप के हैं ज्यादातर। तो इसलिए आपको ये देखना होगा था कि पेपर तो सारे ही पास करने हैं। ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के ऊपर ज्यादा काम कर लें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कम काम करें तो आप पास हो जाएंगे, या इन 2-3 एरियाज के ऊपर ज्यादा काम कर लें। तो ये इस तरीके से एक डिवीजन है। ठीक है, कैफ की अगर हम बात करें तो कैफ के 8 पेपर्स और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। 8 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब जरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने लगी है, जरा गौर से आप लोगों ने सुननी है। ग्रुप ए जो है
इसके अंदर कैफ के पहले 4 पेपर्स हैं, कैफ 1, 2, 3 और 4, यानी कि FAR 1, टैक्स प्रैक्टिसेस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉस। ये 4 पेपर ग्रुप ए में है, और बाकी FAR 2, MFA, सी लॉ और ऑडिट ये आपके ग्रुप बी में है। ठीक है, और 2 आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ये जो आपके ग्रुप ए और बी के 8 पेपर्स हैं, ये आपके पेपर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, और आपने क्वेश्चन पेपर को देखकर आंसर शीट के ऊपर उसका सोल्यूशन करके अपनी आंसर शीट एग्जामिनर को सबमिट करा के वापस आना है, और एग्जामिनर उसको चेक करके आपको मार्क्स देगा। ठीक हो गया जी। 100 नंबर का पेपर होता है। जो एक नई चीज आप लोगों के लिए इस यहाँ पे आपको देखने में आएगी वो ये है कि आपका पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको 15 मिनट एडिशनल रीडिंग टाइम मिलता है। इसका क्या मतलब है ये मैं समझाने लगा हूँ। 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, आपको 9 बजे जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और 9:15 तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही होगा। आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कोई चीज लिख नहीं सकते, हाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई और डिफरेंट टाइप के साइंस लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। तो ये 15 मिनट जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम है। फिर 9:15 के ऊपर आपको आंसर शीट मिल जाएगी, और आप 12:15 तक आंसर शीट के ऊपर लिख सकते हैं, और 12:15 पे आपसे ये वापस ले लिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे आपके पास राइटिंग टाइम है, और 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम है। उस टाइम के दौरान आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। तो ये एक एडिशनल बात है। नॉर्मली इससे पहले FSC वगैरह के जो पेपर्स आपने दिए होंगे वो 3 घंटे का तो होता है, लेकिन उसमें रीडिंग टाइम नहीं होता। पासिंग मार्क्स है 50। CA के किसी पेपर में कोई ऑप्शंस नहीं होती हैं। ऐसे नहीं होता कि 10 सवाल होते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं या 7 करने होते हैं, ऐसे नहीं होता। जितने सवाल हैं वो सारे आपने करने हैं, कोई ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एग्जाम्स जो होते हैं वो हर मार्च और हर सितंबर के पहले मंडे से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी मजे की बात है। एवरी मार्च एंड एवरी सितंबर फर्स्ट मंडे से, जो भी फर्स्ट मंडे आएगा उसका, उससे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च में जो अटेम्प्ट स्टार्ट होती है उसे स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं, और सितंबर में जो अटेम्प्ट होती है उसे हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इन 8 पेपर्स का एग्जाम पैटर्न। अब चलते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज की तरफ। हैंड्स ऑन कोर्सेज 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको करने हैं, और ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर्स हैं। जैसा कि PPE, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का कोर्स, ये कोर्स आप जिस कॉलेज से कर रहे होंगे वो कॉलेज ही आपको चेक करेगा, और वो कॉलेज ही आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। यानी कि PPE और MS ऑफिस का पेपर नहीं होगा, एग्जाम हॉल में जाके आपने एग्जाम नहीं देना है इसका। आपने अपने कॉलेज में ही अपनी परफॉर्मेंस से अपने जो टीचर हैं उनको दिखाना है। जैसे PPE के अंदर आपके डिफरेंट टाइप की वैल्यूएशन क्राइटेरियाज उन्होंने बनाए हुए हैं, कि आपको कहा जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन दें, आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपको कहा जाएगा कि आप CV बना के लेकर आए, आपका टीचर आपकी CV चेक करेगा, आपको कहा जाएगा कि आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, तो वो ग्रुप डिस्कशन में टीचर आपको देख रहा होगा, और वो थोड़े थोड़े करके अपना आपको मार्क्स देगा, और फिर एंड पे जब आपका टीचर आपसे खुश हो जाएगा कि यस ये बंदा प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, इसकी बात करने का स्टाइल, इसकी टोन, इसका लहजा, इसके कपड़े, हर चीज बिल्कुल आप प्रोफेशनल हो गई है, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सिमिलरली MS ऑफिस का जो कोर्स है, इसमें भी टीचर ने ही सर्टिफिकेट इशू करना है, यानी कि इनके कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं। जो आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं इनके कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, और ये पेपर जो है ये आपने ये जिस कॉलेज से आप करेंगे उस कॉलेज का टीचर आपको इसमें पास या फेल करार देगा। तो जैसे ही वो आपको पास कर देगा, वो कॉलेज वाले खुद ही आके आपको बता देंगे कि इस बच्चे ने MS ऑफिस का कोर्स कर लिया है। ठीक है जी, या इस बच्चे ने PPE का कोर्स कर लिया है। PPE स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ठीक हो गया जी। मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स टू बी अटेम्प्टेड, देयर इज नो लिमिट। पहले एक लिमिट हुआ करती थी, वो आज तक बच्चों को लगता है कि वो लिमिट अब भी है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है। कैफ के बच्चे कोई भी जितने मर्जी नंबर ऑफ पेपर उठा सकते हैं। एक भी पेपर देना चाहे वो दे सकते हैं, 2 देना चाहे दे सकते हैं, 3 देना चाहे दे सकते हैं, 4 देना चाहे 4 दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगली चीज बड़ा गौर से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप जब पेपर देने लगेंगे तो आप ग्रुप ए से ही पेपर उठा सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने अभी PRC क्लियर किया है,
और अब आप कैफ में जा रहे हैं, तो आप जब जाएंगे कैफ के अंदर, तो कैफ के ग्रुप बी के पेपर्स आप नहीं पिक कर सकते, आप उनका एग्जाम नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के एग्जाम ग्रुप में ही एग्जाम्स देंगे। जब तक आपके ग्रुप ए के 4 में से कम 2 पेपर पास नहीं हो जाते, उस वक्त तक आप ग्रुप बी के किसी पेपर को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, रूल ऑफ प्रोग्रेशन ये है कि कम से कम आधा ग्रुप ए पास होगा तो फिर आप ग्रुप बी के पेपर्स दे सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हाफ, 2 पेपर पास होंगे तो आप ग्रुप बी के पेपर्स पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पेपर पास हुआ या कोई भी पेपर पास नहीं है तो फिर ग्रुप बी में आप नहीं जा सकते। तो रूल ऑफ प्रोग्रेशन याद रखिएगा कि आपने ग्रुप ए के 4 में से 2 पास करने हैं तो फिर ही आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को ज़हन में रखें। इसके बाद आप ज्यादा पेपर देना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं, 1 देना चाहते हैं, 10, 5, जितने मर्जी पेपर देना चाहें आप दे सकते हैं। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा, वो मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ, कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने कैफ पास करना है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप अपना पूरा कैफ क्लियर ना कर सके, यानी कि कैफ के ये वाले 8 पेपर जो पास करने हैं ये आप ना कर सके, तो आप सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपकी सीए की जर्नी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आप सीए मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, आई कैप आपको डिस ऑन कर देगा, आई कैप आपको उठा के बाहर फेंक देगा। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ये है 4 साल। कितना टाइम पीरियड है जी? 4 years। यानी कि आपने 4 साल में अपना कैफ क्लियर करना है। अच्छा, ये 4 साल किस डेट से स्टार्ट होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, ये एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 साल आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ। जिस दिन आपने कैफ का पहला पेपर दे दिया, याद रखिएगा, जिस दिन आपने कैफ का पहला पेपर दे दिया यानी कि एग्जाम हॉल में जाके पेपर अटेम्प्ट कर दिया, उस तारीख को ज़हन में रख लें। उस तारीख में 4 साल सिंपल ऐड कर दें। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरा एग्जाम हॉल में जो पहला पेपर है वो होगा जनाब 9 सितंबर 2023 को। 9 सितंबर 2023 इज द फर्स्ट डे ऑफ माय एग्जाम इन आई कैप। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसमें 4 साल सिंपली ऐड कर दें। 9 सितंबर 2027, दिस इज द लास्ट डेट जहां तक आपके ये 8 पेपर पास होने चाहिए। एमएस ऑफिस और पीपीई के केस में आपके पास फर्दर कुछ और रिलैक्सेशन मौजूद है, उसकी एक और लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ के 8 पेपर वो है 4 साल फ्रॉम द डेट ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन आई कैप। जिस दिन आपने आई कैप में पहला पेपर दे दिया उस डेट में सिंपली 4 साल ऐड कर दे, तो जो डेट आएगी इस डेट के ऊपर अगर आपके कुछ पेपर पास ना हुए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके 3 पेपर पास नहीं हुए, 4 पेपर पास नहीं हुए, ठीक है, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये 4 साल का टाइम पीरियड है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड में आई कैप ने एक ग्रेस पीरियड रखा है। इस टाइम पीरियड ने आई कैप ने कहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 4 साल में इसकी सजा बहुत बड़ी है, तो चलें हम आपको ना थोड़ा सा मजीद टाइम दे देंगे, 1 year। तो 1 साल मजीद आपको मिल सकता है अगर इस तारीख तक आपके एटलीस्ट 6 पेपर्स पास हो चुके हों, यानी कि 2 या 2 से कम पेपर्स रहते हो, तो आपको 1 साल का मजीद टाइम मिल जाता है। जैसे आपको याद होगा पीआरसी के अंदर 12 महीनों का टाइम था और उसके बाद 3 महीने मजीद मिल जाते थे अगर आपका 1 या 2 पेपर रहते हो। सिमिलरली कैफ के अंदर भी एक ग्रेस पीरियड है कि आपने अगर 4 साल पूरे हो गए और आपके सिर्फ 6 पेपर्स पास थे, तो बाकी 2 पेपर्स के लिए आपको 2 अटेम्प्ट यानी कि 1 साल और मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ है। हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपने अपना
आर्टिकल्स स्टार्ट करने से पहले पहले ये कंप्लीट करना है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग है, जिसे आप आर्टिकल्स कहते हैं, इंटर्नशिप जो होती है, जो कैफ के बाद करनी होती है, आपको उससे पहले पहले ये करना है। आप आज करना चाहते हैं आज कर लें, आप अगले सेशन में करना चाहते हैं अगले सेशन में कर लें, लेकिन आपने इस हैंड्स ऑन कोर्सेज को करना है कंप्लीट बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर आर्टिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एप्लीकेबल कैफ के अंदर। अब ये बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने बताए हैं, आपने नहीं लिखे होंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। इसी सेशन की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल कर दी जाएंगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ये सारी बातें आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं। अच्छा, एप्लीकेबल रूल्स इन कैब हम लोगों ने जिक्र कर लिए कि पेपर्स का क्या सीन है, हैंड्स ऑन कोर्सेज का क्या सीन है। और अब हम लोग जो है वो एक और डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज कि आप लोगों की अब सब्जेक्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। वो बच्चे जो अभी इस अटेम्प्ट में क्लियर होके पीआरसी से क्लियर होके कैफ में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक प्लान मैंने तैयार किया है। ये प्लान आप लोगों के लिए होगा। इस प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारे मुज़मरात, बहुत सारे लोगों से सजेशन करने के बाद, मशवरा करने के बाद ये प्लान आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और वो कुछ ऐसे है कि आप लोगों ने अभी पीआरसी क्लियर कर लिया है। अब आप लोग ये करें कि आप लोगों ने ये 3 पेपर शुरू करने हैं, कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4। कैफ 1 है जनाब आपका FAR 1, कैफ 2 है जनाब टैक्स, और कैफ 4 है बिजनेस लॉ। ठीक है, ये 4 पेपर आपने शुरू करने हैं। इसके इसके अगेंस्ट कुछ और लोग भी आ सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं बिजनेस लॉ नहीं, CMA शुरू करो, ये ना करो वो ना करो। तो वो उनकी अपनी मर्जी, आपके ऊपर है। अगर आप उनकी बात मानना चाहते हैं आप उनकी बात मान लें, लेकिन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, और मेरे साथ जितने भी इस पोर्टल पे टीचर हैं, जो सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, दे ऑल एग्री विद दिस प्लान, विद दिस अप्रोच। यार ऐसे ही होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशन में बेनिफिट्स होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल लॉस ही लॉस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या सबसे ज्यादा आइडियल सिनेरियो आपके लिए ये है कि आप सितंबर 2023 में जो आपने पेपर देने हैं, उसके लिए आप कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4 का पेपर टिक करें। ठीक हो गया जी। तो ये 3 पेपर्स आपने दे दिए और आपने सितंबर में एग्जाम्स दे दिए। सितंबर में एग्जाम्स देने के बाद आपने अगला सेशन की तैयारी करनी। सारी बात है, रिजल्ट तो आएगा तकरीबन 2-2.5 महीनों के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट से पहले आपने ये 3 काम करने हैं। हैंड्स ऑन कोर्स करना है PPE का, हैंड्स ऑन कोर्स करना है MS ऑफिस का। ये दोनों कोर्सेज जो हैं, इसके बारे में ICAP ने कहा है कि ये 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सितंबर में ये बैचेस स्टार्ट करेंगे, तो आप सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर के मिड में या दिसंबर के एंड तक हैंड्स ऑन कोर्सेज से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप बच्चे थोड़ा थोड़ा एग्जाम के पास पास सीरियस होना शुरू करते हैं, तो उस वक्त तक आपका ये वाला बर्डन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो आपने हैंड्स ऑन कोर्स करना है PPE का, हैंड्स ऑन कोर्स करना है MS ऑफिस का, ये दोनों आपने स्टार्ट कर देने हैं। और प्री रिजल्ट के अंदर ही CMA और C लॉ भी आपने पढ़ना है। तो ये दिखने में 4 चीजें लग रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ना शुरू करने हैं, क्योंकि हैंड्स ऑन कोर्स PPE और MS ऑफिस तो बस ये मस्तियां होती हैं जो क्लास में टीचर और स्टूडेंट करते हैं। टीचर और स्टूडेंट की क्लास में जो इंटरेक्शन होती है, उसमें काफी इंजॉयमेंट के पहलू भी शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें आपने एग्जाम नहीं देना। तो एक्चुअली आपने CMA और C लॉ के पेपर्स उठाने हैं। CMA जो है ये कैफ 3 कहते हैं इसको, और C लॉ आपको कैफ 4 कहते हैं, कैफ 7। ठीक हो गया जी। तो यानी कि आपने ग्रुप A के 3 पेपर्स दे दिए, रिजल्ट नहीं आया, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपके तीनों पेपर्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आपने कैफ 3 के साथ C लॉ भी शुरू कर लिया। अच्छा, फिर आ गया रिजल्ट। रिजल्ट में ये हुआ कि आपके इन 3 में से तीनों के तीनों ही पास हो गए। आपने 3 दिए थे, आपके तीनों ही पास हो गए। तो फिर
आप 5वां पेपर FAR2 पोस्ट रिजल्ट में पिक कर लें और पोस्ट रिजल्ट का जो भी कॉलेज है जहाँ पे स्पेसिफिकली पोस्ट रिजल्ट के एडमिशन शुरू हो रहे हैं, आप वहां से पोस्ट रिजल्ट में FAR2 ज्वाइन कर लें। क्योंकि अगर आपके ये तीनों पेपर्स पहली अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप मेहनती स्टूडेंट हैं और आप में पोटेंशियल है, आप पेपर पास कर सकते हैं। तो फिर होगा ये, अगर आपके तीनों पास हो गए ये पिछली अटेम्प्ट वाले, तो फिर आपके 3 पेपर्स वो होंगे जो आपने अब अगली अटेम्प्ट में देने हैं, CMA, सी लॉ और FAR2 जिसे मैं कैफ 5 कहता हूँ। तो अगर आपके ये तीनों पास हो गए तो आप कैफ 3, 5 और 7 आगे पिक करें। साथ में हैंड्स ऑन कोर्सेज आपने पहले से शुरू किए होंगे जो आपके खत्म हो जाएंगे। हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं उनको एंड तक नहीं लेकर जाना। उसकी रीजन ये है कि इसको कम से कम 3 महीनों में ये रिकवर होगा। तो अगर आप इसको लेट कर देंगे, यानी कि आखिरी अटेम्प्ट में इसको ले जाएंगे, तो फिर ये आपका उस वक्त टाइम खाएगा और उस वक्त मुश्किल पेपर्स आप कर रहे होंगे। तो अभी आपके पास टाइम होगा, तो आप मार्च की अटेम्प्ट के लिए आप सितंबर के मिड में हैंड्स ऑन कोर्सेज को ज्वाइन कर लें ताकि दिसंबर तक आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज खत्म हो जाए। अगर आपका एक फेल हो गया है, अगर इन 3 में से आपका एक फेल हो गया, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने यही जो 4 पेपर पकड़े हुए हैं इनको कंटिन्यू करना है। ठीक है, हैंड्स ऑन कोर्स आपका हो जाएगा, MS ऑफिस हो जाएगा, CMA और सीला ये 2 पेपर्स, और इधर से जो पेपर फेल हो जाएगा ग्रुप ए से, वो आपने तीनों मिला के तो आपने अटेम्प्ट कर देने हैं। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज तो आपके खत्म हो चुके होंगे, लेकिन जो आपके पेपर्स इधर से आ रहे हैं, एक पेपर पीछे से फेल हो गया, वो पेपर इन दोनों पेपर्स के साथ मिला के, यानी कि CMA और सीला के साथ मिला के आप ये 3 पेपर्स दे दें। अगर आपके 2 फेल हो गए हैं इन 3 में से और सिर्फ एक पास हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप फिर ग्रुप बी में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि आपको CMA और सीला ये दोनों ड्रॉप करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके दोनों फेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रुप बी में नहीं जा सकेंगे। आपका CMA और सीला ये दोनों आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। सिर्फ हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट करें, सीला फ्रीज करें और अपने जो फेल्ड पेपर्स हैं प्लस CMA उनको कवर करें। ठीक है, आपका एक पास हुआ हुआ है, 2 फेल हुए हैं। तो जो 2 फेल हुए हैं उसमें CMA का पेपर साथ में उसके तैयार करें, तो 3 पेपर आपके तैयार हो गए, और सीला का पेपर जो है वो आप फ्रीज करा लें। ठीक हो गया जी। तो ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। और अगर आपके तीनों ही फेल हो गए जो आपने दिए हैं, तो फिर आपको CMA और सीला फ्रीज करा दें, हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट कर लें, और जो पेपर आपके तीनों फेल हुए हैं आप सिर्फ और सिर्फ वही वाले 3 पेपर जो है वो रिपीट करें। ये ना करें कि आप सोचेंगे अच्छा वो 3 पास नहीं हुए, चले ये वाला मेरे अच्छे सब्जेक्ट चल रहे हैं, मुझे मजा भी आ रहा है, टीचर भी अच्छा है, तो चलो जी मैं ये वाले कंप्लीट कर लेता हूँ, पीछे वाले छोड़ देता हूँ। ऐसे नहीं करना। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अगली अटेम्प्ट में आपने कैफ 8 और कैफ 9 पकड़ना है। सॉरी, कैफ 8 और कैफ 9 नहीं, आपने कैफ 6 और कैफ 8। कैफ 6 कहते हैं जी MFA को, कैफ 8 जनाब कहते हैं ऑडिट को। तो आपने जब ये वाला सारा प्लान कर लिया और अब आप अगली अटेम्प्ट में अपना MFA और ऑडिट ये वाले पेपर्स पिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल्स मैं आपके सामने अब शेयर करने लगा हूँ। पहला रूल ये है कि बहुत ज्यादा पेपर्स आपने ओपन नहीं करने। ओपन करने से मुराद है कि ऐसे नहीं करना कि आपने 3 दे दिए, 3 में से एक फेल हुआ, एक पास हुआ, 2 फेल हो गए और आप अगले 2-3 की तैयारी कर रहे हैं और उनको पीछे छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे पेपर्स ओपन कर लिए और आपके पास हर पेपर का स्टडी मटेरियल है, उसका मेंटल प्रेशर भी मौजूद है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने एक ज्यादा पेपर्स ओपन नहीं करने। अगर आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो उसको रीअपियर करें इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि अगर आपने एक पेपर आपका फेल हुआ और आप उसको उसको रीअपियर नहीं करते और आप किसी और पेपर में अपियर हो जाते हैं, तो वो जो पेपर आपका रह गया था उसकी जितनी चीजें आपको याद थी वो भी सारी भूल जाएंगी। तो इफ यू फेल इन द पेपर देन यू शुड रीअपियर इन द सेम पेपर इन इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट। उसी जो अगली अटेम्प्ट आ रही है उसमें आप उसमें दोबारा अपियर हो। एक पेपर पास होता है तो उसके नोट्स अपने पास संभाल के रखें। जैसे आपने देखा है कि FAR1, FAR2, CFAP1 ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के समझ लीजिए कि बड़े भाई हैं। तो अगर आपको नोट्स आपके पास होंगे तो आप उन नोट्स को संभाल के रखें, आप नोट्स को जाया ना करें। हाँ, किताबें वगैरह बच्चे दूसरे बच्चों को दे देते हैं कि अच्छा चलो ये किताब तुम ले लो, लेकिन किताबें दे दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने नोट्स हैंडआउट्स वगैरह जो चीजें हैं वो आप संभाल के रखें।
हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है ये बिल्कुल एंड पे ना ले जाएं। ऐसा ना करें कि आप सोचेंगे अच्छा पहले कैफ के 8 पेपर पास कर लूं फिर एचओसी कर लूंगा। उसकी रीजन क्या है, एचओसी करने के लिए आपको 3 महीने का टाइम दरकार है, 3 महीने से कम टाइम में आप एचओसी नहीं कर सकते। आई कैप की रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक दफा रजिस्टर हो जाए, उसके बाद आप 3 महीने तक पढ़ें और फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए आपका एचओसी 3 महीने से कम टाइम में हो ही नहीं सकता। तो अगर आप लास्ट मंथ में इसको ले जाएंगे या आप सोचेंगे कि आखिरी पेपर्स देने के बाद मैं इसकी तैयारी करूंगा, तो हो सकता है कि आपको किसी फर्म से ज्वाइनिंग की कॉल आ जाए और आपको वो कहे कि अच्छा ज्वाइन कर लो, चलो कल से तुम्हें रजिस्टर कराते हैं, तो आप कहें नहीं जी मैं तो नहीं रजिस्टर हो सकता क्योंकि मेरे पास एचओसी कोर्सेज नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज की सर्टिफिकेशंस आप मिड ऑफ योर जर्नी में कर लें, लेकिन आप उसको एंड पे ना ले जाएं। या ऐसे कर लें कि पहली 3 पेपर्स के साथ एक हैंड ऑन कोर्सेज कर लें, फिर अगले 3 पेपर्स के साथ एक हैंड ऑन कोर्स कर लें। अलग अलग करके भी कर सकते हैं, सेम टाइम पीरियड में करना जरूरी नहीं है। तो आपने ये 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज इस तरह से प्लान करने हैं कि ये बिल्कुल एंड पे ना चले जाएं। शुरू शुरू में आप इन हैंड ऑन कोर्सेज को कंडक्ट करें, इनको पार्टिसिपेट करें और इनको क्लियर करें। 3 पेपर से ज्यादा पेपर्स ना उठाएं। 3 पेपर्स आपका बड़ा आइडियल पेपर साइज होता है। 3 से ज्यादा पेपर अगर आप पिक करेंगे तो आप अपने लिए मुश्किल करेंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि जी सर वो हम एफएससी में तो 8 पेपर्स एक टाइम पे पढ़े इकट्ठे पढ़ लिया करते थे। एफएससी के पेपर में एक एक दो दो दिन की छुट्टियां होती हैं। सीए के जो पेपर्स हैं इसमें छुट्टी नहीं होती है, रोजाना की बेसिस पे एक पेपर होता है। तो उससे ये होगा कि आप आखिरी टाइम मंथ में आखिरी वीक में तैयारी आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप 4 पेपर ले रहे हो। ठीक है, तो 3 पेपर से ज्यादा पेपर्स आपको पिक नहीं करने चाहिए। फिर कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो दूसरे से पहले नहीं पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल FAR 2 FAR 1 से पहले नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑडिट FAR 2 से पहले नहीं पढ़ना चाहिए। MFA CMA से पहले नहीं पढ़ना चाहिए। ये पेपर जो हैं ये जरूरी है इनको समझना कि ये वाला पेपर बेस प्रोवाइड करता है इन वाले पेपर्स के लिए। तो FAR 2 जो है FAR 1 से पहले ना पढ़े, बल्कि सेम अटेम्प्ट में भी ना पढ़े। यानी कि ऐसे ना हो कि आपने एक ही अटेम्प्ट में FAR 1 और FAR 2 दोनों पेपर्स रखे हो। FAR 1 पहले, उसके बाद FAR 2। यानी कि जो इस तरफ लिखे हुए हैं मैं इनके बारे में कह सकता हूँ कि ये पहले और ये बाद में। FAR 1 पहले करें, FAR 2 बाद में करें। FAR 2 पहले करें, ऑडिट उसके बाद करें। CMA पहले करें, MFA उसके बाद करें। रीजन, इन सारी बातों की रीजन ये है कि ये वाले जो पेपर हैं जो जिनके नीचे मैंने पहले लिखा हुआ है, ये पेपर्स दूसरे पेपर्स की बेस प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे तो आपकी वो ग्राउंड तो बेस तो डेवलप ही नहीं हुई। तो ये कुछ बेसिक वेरियस प्लानिंग की डिफरेंट टाइप की आइटम्स हैं कि यार प्लानिंग करते वक्त ये चीज ध्यान में जरूर रखें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लाइव सेशन टुडे। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैफ। मेरी तरफ से ये सेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं।